नमस्कार, आपका स्वागत है और आज मैं पहुंचा हूँ इटावा में। ये इटावा की वही सरजमी है, क्रांतिकारी भूमि रही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का गृह जनपद है और यहीं से कई बार वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। फिर उनके बेटे को उन्होंने मुख्यमंत्री के तख्तोताज पर पहुंचाया। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आज नहीं रहे, उसके उनके ये पुराने साथी रहे हैं। उनके संघर्ष को इन्होंने बहुत करीब से देखा है और इन्हें आज इटावा की जो इकाई है उसमें महत्वपूर्ण जिले में पद मिला है, जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आशीष राजपूत जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज आप तक चैनल को हमारा कोटि कोटि नमस्कार और सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और माननीय नेताजी तो एक देव शक्ति थे। उन्होंने जो कह दिया वो कर दिया और देश के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने ऐसा कानून बनाया, आज तक किसी रक्षा मंत्री ने कानून नहीं बनाया। उन्होंने सैनिक शहीद हो जाता था जब बॉर्डर पर, तो उसके कपड़े आते थे और टोपी आती थी घर पर। नेताजी ने देखा कि कपड़े टोपी आती है, तो उन्होंने ऐसा कि जितना भी खर्च होगा इसमें रक्षा बजट में, लेकिन ऐसी व्यवस्था की मृत शरीर उस शहीद का उसके घर आएगा। ये माननीय मुलायम सिंह जी की देन थी। दूसरी चीज, पाकिस्तान से अक्सर गोलाबारी होती रहती थी। नेताजी जब सियाचिन पर गए तो नेताजी ने देखा कि ये आवाज काहे की आ रही है, पूछा सेना के उच्च अधिकारियों से। तो उन्होंने कहा साहब ये पाकिस्तान की तरफ से जो है अप्रोच फायरिंग होती रहती है। नेताजी ने तुरंत कहा कि दिल्ली चलो वापस, और दिल्ली जाने के बाद कह दिया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दो। तब उनकी जाकर के 30-35 चौकियां सेना ने, क्योंकि सेना को ऑर्डर नहीं मिलता था, उन्होंने जाकर के तुरंत चढ़ाई कर दी और चौकियां ध्वस्त कर दी, उनके बंकर। तो नेताजी का ये कार्य इतना सराहनीय रहा कि पाकिस्तान की तरफ से फिर पट पट ये जो है आती थी जो गोलाबारी, वो बंद हो गई कुछ महीनों के लिए। और उन्होंने तो उसी समय निर्णय लिया था कि पाकिस्तान को ही खत्म कर ही देते हैं। लेकिन रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वो खुद लोगों से मदद मांग रहे थे, देश के प्रधानमंत्री से कहा। ये थे मुलायम सिंह जी। क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, नेताजी के साथ आपने काफी समय व्यतीत किया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने छोटे से गांव से निकल करके पूरे देश विश्व भर में अपना नाम विकास किया। हालांकि उन्हें धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मैं आज आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि नेताजी आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आप नहीं देख रहे हैं कि कहीं की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी की कमी आ रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मूलभूत समाजवादी पार्टी जानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन, जनेश्वर मिश्र, लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम करने वाली समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मूलभूत जो उनकी विचारधारा थी उससे कहीं भटकती नजर नहीं आ रही है। नेताजी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि हम तो उनके साथ लखनऊ में थे, बीएसपी की सरकार थी। तो नेताजी ने देखा कि हम लोग धरना देने जा रहे थे। पुलिस ने 5 विक्रमादित्य पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया था। तो नेताजी ने कहा कि हाथ ऊपर करो, और ऊपर हाथ बांध करके, और नेताजी आगे आगे निकले और हम लोग बराबर उनके पीछे पीछे लखनऊ की सड़कों पर चले। तो पुलिस प्रशासन डर गया जब हम हाथ ऊपर ही करके चल रहे हैं। और नेताजी जब शताब्दी से उतरे इटावा, तो नेताजी हम नारे लगा रहे थे, कल इटावा बंद रहेगा, महंगाई और ये सब मुद्दों पे आंदोलन था, बाजार बंद रहेगा और चक्का जाम। तो नेताजी ने हमको बुलाया, कहा कि इधर आओ, क्या नारे लगा रहे हो? नारा ये लगाओ, महंगाई रोको बांधो दाम, नहीं तो कर देंगे चक्का जाम। तब हमने जो है कि ये नारा हमने उन्हीं से ही सीखा था। तो माननीय नेताजी तो एक अवतार थे इस पृथ्वी पर। और उन्होंने गरीब, किसान और आपके मजदूर जब भी दीपावली पे आते थे, होली पे आते थे, तो हम लोगों को यही निर्देश देते थे कि देखो अब सब लोग अपने अपने घर जाओ
और ये देखो जा करके आसपास कोई गरीब व्यक्ति हो जिसकी दीपावली न मन रही हो, होली न मन रही हो, उसका जा करके आप त्योहार मनवाइए। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि नेताजी हमेशा सब जातियों समीकरण को लेकर के साथ चलते थे। उन्होंने प्रदेश में पता नहीं कब किस भीड़ में से किस व्यक्ति को उठा करके नेता बना दिया। अर्थ से फर्श तक पहुंचाने वाले मुलायम सिंह यादव ने आज अपने जो लोग थे पूरे देश भर में उनके लोग हैं। कहीं ना कहीं आज आपको नहीं लगता है कि नेतृत्व में वो चीज नहीं रही, जो पकड़ नहीं रही और जाति के लोग दूर होते चले जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, समय का परिवर्तन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमारे बहुत शानदार नेता हैं। नेताजी के चार हाथ आगे ही आपको दिखाई देगा विकास और काम दिखाई देगा। उनको मौका कम मिला है और उसके बाद में आज वो विपक्ष जितना भी सत्ता पक्ष है, जितना अखिलेश जी को घेरता है उतना किसी को नहीं है। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था पीडीए। पीडीए के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी पड़ी और उन्होंने अखिलेश जी के नारे को तुरंत भुनाने का काम किया और हमारे नेता जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका पालन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो अखिलेश जी बोलते हैं, एक तरफ आप टीवी खोलिए नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे और दूसरी तरफ उससे डिपेट मुकाबला करते हुए अखिलेश यादव दिखाएंगे। आप इनके अलावा कोई दिखाई देता हो तो आप बताइए। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत शानदार है और समस्या ये है कि बीजेपी का जो है चैनल सब, अब आपको नाराज ना हो तो चैनल, कुछ चैनलों को उन्होंने खरीद रखा है और आप जैसे गांव देहात में जो चैनल चल रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, इन चैनलों को वो लाइक नहीं करते हैं कि इनकी बात कहाँ पहुंचेगी। अब कुछ चैनल हैं आप खोलो, केवल वही चलता है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार। मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, सबको पसंद है मंदिर, लेकिन प्रचार इतना हो अब रहा है। मंदिर की, राम मंदिर की बात आ गई है तो आज मैं सुबह ही में कवरेज पे निकला था तो एक दलित बस्ती में गया था और दलितों ने ये कहा कि अगर चुनाव का जब टाइम आता है तो हम हिंदू हो जाते हैं, राम मंदिर में हमें पुजारी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या दलित जो है वो ज्ञानी नहीं हो सकता? किस आधार पे हम हिंदू हैं, उनका ये सवाल है कि कहीं ना कहीं अगर हम हिंदू हैं, चुनाव के वक्त हम हिंदू होते हैं, लेकिन जब मंदिर में बात आती है तो हमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। नहीं, पहले हुआ करता था जब सामंतवादी व्यवस्था थी। इस समय तो कोई ऐसी बात नहीं है, सारे लोग जाते हैं। हमारे बिहार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने इसको तोड़ा था, इस बंधन को, और हमारे नेताजी ने इस बंधन को तोड़ा था। और माननीय मुलायम सिंह जी ऐसे नेता थे जिन्होंने वाल्मीकि समाज मेला ढोके जाती थी महिलाएं सिर पे रख के। नेताजी ने कहा था आज के बाद मुझे कोई महिला अपने सिर पे मेला लेकर के जाती हुई ना दिखाई दे, और ये जो है ये काम नहीं करेंगे। तो उनको दलितों को और उनको सबको सम्मान देने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, अखिलेश यादव ने किया, माननीय प्रॉफ साहब ने किया, माननीय शिवपाल सिंह जी ने किया। पूरी बात कही है, पूरा ध्यान रखते हैं, हर व्यक्ति का ध्यान क्योंकि रखते हैं। आप राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, आप जमीनी हकीकत जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में भी राजपूतों को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। समाजवादी पार्टी में भी हालांकि उच्च स्थान पर राजपूत समाज के लोग नहीं हैं। क्या अखिलेश जी चाहे तो राजपूतों को आगे ला सकते हैं? अखिलेश जी प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, राजपूत समाज, जो लोधी राजपूत समाज है पूरे हिंदुस्तान में, वो शिक्षा में बहुत पीछे है, इसीलिए हमें पिछड़ा कहा जाता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। अगर शिक्षित होंगे तो हमको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा। जब हम शिक्षित नहीं हैं तो हमें कोई भी बेवकूफ बना लेता है। अब समाजवादी पार्टी इस तरफ काम कर रही है। पहले भी माननीय नेताजी ने धनीराम वर्मा उनको बनाया था, आपके मानपाल सिंह जी को मंत्रिमंडल में रखा था, आपके जो है विशंबर प्रसाद निषाद को राज्यसभा में ले गए थे, आपके जो है महेंद्र सिंह राजपूत को इटावा विधानसभा से विधायक बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, और मुझे स्वयं नेताजी ने जिला परिषद का मेंबर अपने समय में चुनाव लड़ाया। उसके बाद जो है मुझे हमेशा पार्टी के जिम्मेदार पद पे जिले में रखा। आज भी पुनः मुझे स्थापित किया गया। पहले भी मैं जिला उपाध्यक्ष था, आज फिर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। इसका हम मतलब बखूबी निर्वहन करेंगे और अपने नेताओं के आदेश का पालन करेंगे। जो जी जी, आपके कार्यकर्ताओं में एक चीज और चल रही है, वो लोग ये कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया है, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो। वो लोग लगातार जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जो कहीं ना कहीं दूर हो गए थे, उन्हें इकाई में जोड़ने का काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, इससे परिवर्तन होगा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई दखल नहीं है। वो तो इतना उन पे टाइम कहाँ है कि जो एक एक टैबाई को वो देखें। लेकिन जो है कि वो उनके दिशा निर्देशन हम लोग लेते रहते हैं, काम करते रहते हैं। बाकी हमारा जिला नेतृत्व पार्टी को पूरा अवगत कराता है हर गतिविधि से। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें फैलाई जाती हैं। और धरातल पे आपको काम दिखाई देगा। अब नई कार्यकारिणी बनी है, नई कार्यकारिणी, नए जिला अध्यक्ष आपको पूरे जिले में भ्रमण कर रहे हैं और सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं और सब मिल के साथ काम कर रहे हैं और इसका आपको परिणाम दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के क्या लक्ष्य रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा, क्या सोचकर चलेंगे लोकसभा चुनाव में और कितनी सीटें लगभग जीत जाएगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी मुख्य मुख्य विपक्षी दल है और केंद्र में बिना समाजवादी पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। हम बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, टिकटों का वितरण भी जल्दी कर देंगे और सारी चीज़ें और सभी को लेके चल रहे हैं और इसके परिणाम ये आएंगे कि आपको हमारी सबसे अच्छी सीटें उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगी। इटावा का भी कोई प्रत्याशी चयन नहीं हो पाया है। हालांकि आजमगढ़ हो, चाहे आपका फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, या आपका लोकसभा फर्रुखाबाद हो, यहाँ से कुछ सूची आ गई है, बदायूं के भी नाम आ गए हैं मऊ, संभवतः। घोसी, सब जगह से अब वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जल्दी इंस्टॉलमेंट में कैंडिडेट जो है प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के सारे प्रत्याशी घोषित कर देंगे समय से पहले। और जिनको लड़ाना है उनको उन्होंने अंदर ही खाने इशारा कर दिया जाएगा और वो विधिवत कार्य चलेगा। तो समाजवादी, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अब तो चुनाव में बहुत कम समय बचा है, समाजवादी पार्टी और इंडिया जो गठबंधन है वो क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो छीटा-भगत चल रही है कांग्रेस के साथ, आपकी बात बन नहीं पा रही है। नीतीश कुमार कहीं बैठक में जाते हैं, कहीं मना कर देते हैं, या तमाम जो देश के बड़े नेता हैं, एक मीटिंग होनी चाहिए, बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी? वो प्रयास चल रहे हैं और बराबर वार्ता चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार के नेता नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी और ममता बनर्जी और कांग्रेस के सारे लीडर बैठ के बैठकों का दौर चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर आप देखते होंगे उसी में है कि मतलब जब गठबंधन तभी होगा जब सभी लोगों की मनसा साफ होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मनसा साफ है। हमारा जिसकी जितनी आबादी है और जिसका उससे अपनी जितना भागीदारी। भागीदारी है, तो यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत दल है तो समाजवादी पार्टी। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि लायन सफारी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अखिलेश जी का, उन्होंने यहाँ चंबल जैसे क्षेत्र में यहाँ आकर के लायन सफारी प्रोजेक्ट लगाया था। आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं अ, नहीं चाहती है कि लायन सफारी बेहतर तरीके से चले, पर्यटक आए। आज भी लायन सफारी एक तरीके से ठप होने की कगार पर है, आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी ने तो जब लाइन सफारी के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट था नेताजी का तभी से विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ क्या जरूरत है, क्यों है। आज सबसे ज्यादा भाजपा के नेता लाइन सफारी जाते हैं। लाइन सफारी में शेरों की देखभाल नहीं हो पा रही है। यहाँ तो इतना बड़ा लाइन सफारी प्रजनन केंद्र है शेरों का, तो ये तो और लाइन सफारियों से इटावा की लाइन सफारी अलग है। यहाँ से तो आपको पैदावार मिलेगी शेरों की और एक से एक अच्छी प्रजाति के जो है। अब वो एलिफेंट सफारी भी करा दी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आपका जो है हिरन की भी है, हाथी की हो ही गई है, भालू भालू भी है और टाइगर भी हैं, आपका लायन भी हैं, शेर भी हैं, सब सर हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक शेर एक खत्म हो गया था। वो लापरवाही है, उनको हमारी सरकार में उनको जैसे भीषण सर्दी है तो उसमें एक से एक हीटर लगे हुए थे और गर्मी के सीजन में वहाँ पर हमने उनकी ठंडक का ध्यान रखा था। तो जानवर भी एक मनुष्य की तरीके से हैं, तो सारी चीजें लेके चले थे। अब इसमें लापरवाही है, उसका परिणाम सामने आ रहा है। अभी हालांकि कुछ दिन पहले डीपी यादव आए हुए थे, एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे जनसभा में। उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो मुख्य नेता रहे हैं उन्होंने यहाँ कोई उद्योग की व्यवस्था नहीं कराई, कोई ऐसा काम नहीं कराया जो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। बड़े नेताओं पर तीखे लहजे में बात की उन्होंने। अब वो यहाँ की पृष्ठभूमि से पूरी तरीके से तो अवगत नहीं है उन्हें। यहाँ पे कौन सा उद्योग लगा देते। यहाँ स्पिनिंग मिल था वो भी बर्बाद हो गया।
इसके बाद माननीय नेताजी ने अपनी सरकार में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कितने युवाओं को नौकरी दी अपने शासनकाल में, वो रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए। कितना डेवलपमेंट किया है छोटी सी जगह इटावा का, कितना चौड़ी सड़कें, आपका जो है अंबेडकर हॉस्पिटल, भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, आपका जो है कृषि विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका जो है लाइन सफारी, आपकी जो है सैफई का मेडिकल कॉलेज, तो और क्या दे सकते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों का जो वहाँ पे दुकानें खुल गई, कितने लोगों के फल के ठेले लग गए, कितने लोगों की मेडिकल की दुकानें हो गई। रोजगार तो दिया है, लेकिन अब बाहर से आदमी आता है, उसे लगता है कोई रोजगार ही नहीं है। पहले का इटावा देख लो और आज का इटावा देख लो, कितना आपको अंतर समझ में आएगा। सर, आपने अपना कीमती समय लिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपके लिए भी आने वाले दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मैं इसी कामना विदा लेता हूँ। नमस्कार। आप तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे व्यक्ति को मौका दिया। और हम तो चाहेंगे कि ये चैनल गांव गली और गरीब लोगों की आवाज को उठाता रहे।